ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। नमस्कार, आपका स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद के इस खास कार्यक्रम आमने सामने में, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने सामाजिक कार्यों के बलबूते समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हमारे बीच है एक ऐसा युवा चेहरा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार से हैं, जिनके पिताजी ने सामाजिक कार्यों से समाज में ख्याति प्राप्त की, और वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने विदेश से पढ़ाई करके और आज अपने देश में सेवा कर रहे हैं। हमारे बीच में हैं वरुण प्रताप सिंह भाकुनी जी। वरुण प्रताप जी, आपका स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद में। सर, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूँगा, और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक युवा चेहरा हैं, तो हमारे भी मन में एक उत्सुकता रहती है कि आपका बचपन कैसा बीता, कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण करी, कहाँ से आपने इतने अच्छे संस्कार ग्रहण करे, और आप एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार से हैं, तो हम उस विषय में भी जानना चाहेंगे कि कैसा परिवार में माहौल रहता था। नमस्कार कार्तिक जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री हयात सिंह भाकुनी एवं दादी जी स्वर्गीय श्रीमती वैजंती भाकुनी जी, वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और किच्छा के निकट देवरिया गांव है, ये पूरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव है। यहाँ पे उनके आश्रित बसे हुए हैं, तो वहीं हमारा बचपन बीता। मेरे पिताजी का मेरा जन्म भी वहीं हुआ था। और मेरे पिताजी लोग 5 भाई और एक बहन थे, तो काफ़ी हमारा बड़ा परिवार था। और बचपन की काफ़ी यादें हमारी देवरिया की ही हैं। वैसे मैंने प्राथमिक शिक्षा अपनी नैनीताल से ग्रहण की है। नैनीताल के सेंट जोसेफ्स और शर्वुड कॉलेज स्कूलों से मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से बीबीए की डिग्री हासिल की थी। और फिर मैंने एमिटी से ही एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस किया था, जिसमें मैं सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी सिंगापुर और बर्कबेक कॉलेज लंदन से मैंने एक्सचेंज प्रोग्राम्स किए थे। उसके बाद जब मैं वापस आ गया था, तो यहाँ पे मेरे पिताजी का थोड़ा स्वास्थ्य भी ढीला रहता था, तो इस चक्कर में एमबीए के बाद मैंने कुछ समय नौकरी भी की थी। और पर पिताजी के स्वास्थ्य के कारण मेरे को वापस आना पड़ा था, और मैं अकेला बेटा था। मेरी सिस्टर भी बाहर नेदरलैंड्स में जॉब करती है, उन्होंने भी वहीं से एलएलएम की शिक्षा ग्रहण की है। और फिर बाद में पीएचडी भी किया था। अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मास्ट्रिक यूनिवर्सिटी में, और वर्ल्ड मेडिकल काउंसिल में भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम कर रही हैं, और यूएन और डब्ल्यूएचओ के साथ काम कर रही हैं। तो वही फिर जब मैं आया था एमबीए के बाद, मैंने यहाँ पे अल्मोड़ा, आपका एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा से मैंने लॉ की डिग्री भी हासिल की थी। और उसी बीच मैं कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था। और वर्तमान में मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से एलएलएम मेरा बस कंप्लीट ही होने वाला है, एक एग्ज़ाम रह गया बस। ठीक है सर, मैं आपका जैसे मेरे को जानने को मिला कि आपने बताया कि आपने बहुत शिक्षा ग्रहण करी है, तो आमतौर पर ये होता है कि कोई भी बाहर जाता है पढ़ने के लिए तो वो वहीं का होकर रह जाता है, या फिर इंडिया वाला भी ऐसा देखा जाता है किसी ने अगर उच्च शिक्षा ग्रहण कर ली है तो वो बाहर जाके नौकरी करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि वहाँ पर सुविधाएँ ज़्यादा अच्छी हैं, वहाँ पर सैलरी अच्छी, वहाँ पर वेजेज अच्छे मिलते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल एक उलट परिदृश्य हमें दिखाया कि आपने बताया कि शिक्षा आपने बहुत ग्रहण करी है, और निश्चित ही शिक्षित आदमी समाज को एक अच्छी दिशा में लेके जाता है। तो इन सब चीज़ों के बाद आपको जब लौट के आए तो कोई अफसोस मन में, या फिर हमेशा ही एक प्रसन्नता रहती है, जोश रहता है? नहीं, मेरे मन में कोई ऐसा अफसोस नहीं है। ये बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि विदेशी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, वहाँ जीवन का स्तर भी बहुत बेहतर है। और मेरी बहन खुद ही, जैसे अब मैंने आपको बताया कि बाहर जॉब कर रही है, और पर वो ये है कि बचपन से ही एक दादा दादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और पिताजी ने भी जीवन भर समाज सेवा की है। दलितों, गरीब, कमज़ोर, शोषित वर्ग की हमेशा वो सेवा करते रहे। तो बचपन से हमने यही सब देखा है, और कैसे लोग दुआएं देते हैं, और लोगों के चेहरे में जो खुशी होती है जब आप किसी कमज़ोर आदमी की, जिसकी आवाज़ दबी हुई है, अगर आप उसकी आवाज़ को उठा सकें, कुछ उसकी मदद कर सकें किसी भी प्रकार से, तो जो खुशी होती है, बस इसी के लिए मैं हमेशा संघर्ष करता रहता हूँ। यही चीज़ हमने बचपन से देखी है। और मैं समझता हूँ इंडिया में इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ का जो बेस्ट टैलेंट है, आप अमेरिका देख लें, यूरोप देख लें,
जितने भी वहाँ के टॉप के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी आप कहीं भी देख लें तो ज़्यादातर इंडियंस ही हैं। तो मैं समझता हूँ ये ब्रेन ड्रेन भी एक भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसा नहीं है कि सारे युवा बाहर ही जाना चाहते हैं, कई युवा ऐसे भी हैं जो देश में रहकर देश की सेवा करना चाहते हैं कि किसी तरह हमारा देश आगे बढ़े, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हमारा क्षेत्र आगे बढ़े। इसी सोच के साथ मैंने भी यहीं रहना चुना। अपने माताजी तो खैर अब नहीं हैं, अपने माताजी पिताजी के साथ रहना, जिससे मैं उनकी भी सेवा कर सकूं, साथ में समाज की भी सेवा कर सकूं और किसी तरह आगे क्षेत्र में और क्षेत्रवासियों के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके विकास के लिए संघर्ष कर सकूं। जी, मैं आपसे अब राजनीति में आपकी जो विज़न है उसके प्रश्न पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न जो मुझे लगता है कि बाद में शायद मैं भूल जाऊँ, कि आपके दादा दादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मेरे तो नहीं थे और हम में से बहुतों के नहीं थे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस टाइम पे और बहुत कम लोग रह गए। तो आप कुछ घटनाएं जो आपके दादा दादी ने आपको कोई बताई हो उस समय के बारे में, कोई ऐसा जिक्र उन्होंने किया हो, तो वो आप वो हमें बताएं तो हमें भी काफ़ी प्रसन्नता होगी। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे दादाजी तो मैं उन्हें कभी ना देख पाया, ना उनसे मिल पाया। मेरे पिताजी भी बल्कि बहुत छोटे थे जब उनका देहांत हो गया था। बट हाँ, ये कि मैं अपनी दादी जी बहुत मुझसे प्यार भी करती थी और उनके साथ मैंने काफ़ी पल बिताए। तो उस समय का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनका जो भी उस टाइम के अनुभव थे, दादाजी के कुछ एक ऐसा किस्सा था कि अल्मोड़ा में दादाजी थोड़ा क्रांतिकारी स्वभाव के थे, तो कैसे वो फरार रहे थे और काफ़ी महीनों तक वो, जैसे अंडरग्राउंड होना कहते हैं, तो इस टाइप के कई ऐसे किस्से थे। अब वो बहुत बचपन की बातें हो गई तो बहुत ज़्यादा तो पर कई सारी बातें थी जो दादी बताती थी, उनका कैसे उन्होंने संघर्ष किया बचपन में। अब वही, जैसे मैंने आपको बताया, दादाजी तो बहुत पहले ही उनका देहांत हो गया था। पर और मेरे पिताजी भी बताते हैं, मेरी दादी ने भी बाद में काफ़ी संघर्ष किया, मेरे पिताजी ने भी जीवन भर बहुत संघर्ष किया है और मैं भी बस संघर्ष करने की मेरी कोशिश रहती है। जी, मैं विज़न पे आऊँगा कि आपकी राजनीति की विज़न की। सबसे पहले तो उत्तराखंड में कई सारे मुद्दे हैं, कई सालों से हैं और सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन मुद्दे वहीं के वहीं बने हुए हैं। मेनली मैं पहाड़ के मुद्दों की बात करूँगा, क्योंकि उत्तराखंड 87% हिस्सा उत्तराखंड का पहाड़ी हिस्सा है। तो आप एक बार सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी विज़न में कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं और उसके बाद फिर हम उसके समाधान की तरफ बातें करेंगे। मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड हमारा इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव जोन है। जैसे कि अभी हमने हाल में ही देखा, जो विशाल आपदा अभी चमोली में देखी गई है, तो जिस तरीके से अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमें डेवलपमेंट की भी कॉस्ट चुकानी पड़ रही है। अभी हम जैसे देवभूमि के रूप पे इसकी इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं, विकास भी मैं समझता हूँ ज़रूरी है, पर इससे हमारे पर्यावरण को, क्लाइमेट को, इकोलॉजी को बहुत नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं उसका ही ये परिणाम था जो अभी भीषण हादसा हमने देखा है। इसी प्रकार 2013 में भी केदारनाथ में जो विशाल आपदा आई थी, तो पर्यावरण का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो हम विकास की बातें करते हैं, विकास भी बहुत ज़रूरी है, पर क्लाइमेट का, इकोलॉजी का, इसका बैलेंस बनाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। और जैसे आपने बताया, अधिकतर यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड में, तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था गैरसैंण को। पर मैं समझता हूँ ये हमारे प्रदेश के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसको स्थायी राजधानी बनाना पड़ेगा। और राजधानी के मुद्दे पे जो राजनीति होती जा रही है, पहाड़ों का विकास तभी हो सकता है अगर गैरसैंण में राजधानी बने। जिस चीज़ के लिए उत्तराखंड प्रदेश का निर्माण हुआ था, वह यह था कि पहाड़ का विकास हो सके, पहाड़ी क्षेत्रों का विकास हो सके। पर आज हम देखते हैं कि अधिकतर जो विकास हुआ है, सारी आबादी भी मैदानी क्षेत्रों में आकर बस गई है। और इसी को लेके गैरसैंण अगर स्थायी रूप से राजधानी बनती है तो एक पहाड़ों का बहुत अच्छा विकास हो सकेगा इससे। जो मैं समझता हूँ आज हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, वो पलायन की समस्या है और बेरोज़गारी की समस्या है। पलायन क्यों होता है, ये हमें जानने की, समझने की ज़रूरत है। पहाड़ों में बिल्कुल विकास नहीं हुआ है,
चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लें, रोज़गार का वहाँ बहुत अभाव है। इसीलिए हमारा युवा आज पहाड़ छोड़ते हुए जा रहा है। और जैसे कि अभी हमने लॉकडाउन के बाद देखा था कि कई प्रवासी श्रमिक वापस अपने प्रदेश आए थे, पर उस उनको रिटेन करने के लिए भी सरकार अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाई है। इन्होंने योजनाएं तो काफ़ी बनाई और यह भी कहा गया था कि प्रवासी श्रमिकों को आसान रूप से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, पर इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी थी, इतनी टेक्निकलिटीज़ थी, तो उसका भी यहाँ पर जो प्रवासी श्रमिक थे वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। और वो भी करीब 80-85% युवा हमारा वापस जा चुका है जहाँ से वो आया था। हमारे प्रदेश में जनता आज बुनियादी सेवाओं के लिए भी तरस रही है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने आपको बताया, मुझे विदेशों में पढ़ाई करने का अवसर मिला, जिसके लिए वो कंट्रीज़ हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं और हमें अभी कई क्षेत्रों में यहाँ पे जनता अभी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रही है। शिक्षा, मैं समझता हूँ एक कोई भी क्षेत्र प्रदेश के विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर हमारी शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है। अब हम पूरे प्रदेश में देख लें, कई जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेज हैं, वहाँ पे कितने तो वहाँ पे शिक्षक ही नहीं मिलते हैं कई बार। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक उच्च शिक्षण संस्थान, एक हमारा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए भी मेरे पिताजी ने PIL दाखिल की थी, जो कि वैसे तो हाई कोर्ट के निकट भवाली में उसकी स्थापना की जानी थी, पर वहाँ पे पर्याप्त भूमि न मिलने के कारण किच्छा में हाई कोर्ट द्वारा उसका आवंटन किया गया था। करीब 25 एकड़ कृषि भूमि प्रयाग फार्म में भी, खसरा खतौनी में भी वो चढ़ गई थी, पर मुख्यमंत्री जी उसको भी यहाँ से उठा के अपने क्षेत्र में ले गए, विधानसभा क्षेत्र में, जबकि उसके भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट के स्पेसिफिक गाइडलाइंस थे कि वो हाई कोर्ट के निकट होनी चाहिए। मतलब अब 5-6 घंटे दूर, इतने दूर से आदमी कहाँ आ पाएगा, इंटर्नशिप करनी पड़ती है लॉ स्टूडेंट्स को। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। प्राथमिक स्कूल हो गए, प्राइमरी स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, उच्च शिक्षण संस्थान हो गए, इन पे हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कल्चर के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड का कल्चर बहुत डाइवर्स है, गढ़वाल का कल्चर कह रहे हैं या फिर कुमाऊँ के कल्चर की हम बात करें, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड फेमस होनी चाहिए लेकिन फिर भी उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है और वो अंडर रेटेड हैं आज के टाइम पर भी। तो कैसे ये ऊपर जा सकता है और क्या कमियाँ आप समझते हैं कि कल्चर में अभी भी रह गई हैं सरकार की तरफ से? जो मेरे अनुसार आज यह है, हमारा युवा पश्चिमी सभ्यता की ओर बहुत आकर्षित हो रहा है और धीरे धीरे वो अपनी संस्कृति भूलता जा रहा है। कई मैं अपने साथ के ही पढ़े हुए जो मेरे स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं, मैं देखता हूँ वो अच्छे से हिंदी भी नहीं पढ़ पाते अगर हिंदी के कोई आर्टिकल्स हैं। और अगर हम बात करें अपनी उत्तराखंड की सभ्यता की, कुमाऊनी गढ़वाली, तो ये भी धीरे धीरे कल्चर काफ़ी लोग ना, बोलना तो दूर की बात है, वो अपनी बोली समझ भी नहीं पाते हैं। तो हमें अपने कल्चर को भी प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। जैसे हमारी एपण हो गई, जो हमारा खान पान है, भटकी दाल हो गई, मडुआ झिंगोरा हो गई, तो इनको भी प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। और हम अपने, ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होता है, क्योंकि कोई भी अगर आदमी कहीं किसी जगह घूमने आता है तो वहीं का कल्चर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहीं का खान पान और यहाँ की हमारी जो आर्ट है, तो इसको अगर हम और प्रमोट करें तो इससे हम बहुत टूरिस्ट भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और इससे हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी हाल में ही मुझे एक वीडियो का भी मौका मिला था। ऐसे बताया था कि एक पहाड़ी गाना बन रहा है, दरोगा जू, तो उसमें मेरे को मौका मिला था कि अगर आप ऐसा करना चाहेंगे, तो मैंने कहा बिल्कुल, अब मैं भी एक पहाड़ी ही हूँ। और तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा मौका है, तो मैंने एक वीडियो भी किया था, इसको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, दरोगा जू करके। जी, अब सर मैं इस चीज़ पे आऊँगा कि आज के युवा की हम बात करें, क्योंकि आप युवा हैं, तो अब हम युवा स्पेसिफिक जोन में बात करने की कोशिश करते हैं कि आज का युवा बहुत सारी चीज़ों के पीछे डाइवर्ट हो जाता है कि वो पढ़ाई की तरफ जाता है, लेकिन डाइवर्जन इतना सारा है, कभी फ़ोन में और नशे की लत में युवा एक जाता जा रहा है। तो आपको मैं देख रहा हूँ कि आपने एक फिजिक अपनी बना के रखी है, आप फिट हैं, तो आप बताएंगे कि आप क्या करते हैं अपने को फिट रखने के लिए और क्या संदेश आपका युवाओं के लिए है कि
किस तरीके से या फिर किन माध्यमों से मोबाइल से, नशे से, इन सभी खराब चीज़ों से दूरी बनाई जा सकती है? जी, मैं समझता हूँ आज का युवा, एक तो ये मोबाइल, इंटरनेट, ये एक बहुत बड़ा एडिक्शन हो गया है। तो इसका हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ज़रूरत के लिए, बेसिकली ये नहीं कि आप दिन भर ही मोबाइल पे लगे हुए हैं। और दूसरा, व्यायाम बहुत ज़रूरी है। आप भले ही योगा करें, थोड़ी रनिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, जिम चले जाएँ, कुछ भी ऐसे, तो फिटनेस भी आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चेंजिंग लाइफ़स्टाइल है हम देख रहे हैं, इतनी बीमारियाँ बढ़ते जा रही हैं। तो व्यायाम एक बहुत ज़रूरी है। मैं जिम जाता हूँ, थोड़ा वर्कआउट करता हूँ, मतलब 1 घंटा तो लगभग करता ही हूँ दिन में। और इसी प्रकार युवाओं के लिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर हम राजनीति में भी देख लें, जैसे आप जानते होंगे, करीब 65% आबादी हमारे देश की 35 साल से कम आयु की है। करीब 50% आबादी 25 साल से कम आयु की है। तो इतना युवा कहीं नहीं है। इंडिया इज़ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पर वही हम देख लें कि हमारी पार्लियामेंट हो गई या विधानसभा हो गई, उस प्रकार से युवा को वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। आज के समय में हमारी पार्लियामेंट हो गई या विधानसभा हो गई, मैं समझता हूँ हमारे यूथ को एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। और इंडिया इज़ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, फिर भी हम युवाओं के लिए क्या कर पा रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि युवाओं को, जो लॉ मेकिंग बॉडीज़ होती हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहाँ पर्याप्त रिकग्निशन नहीं मिल पा रहा है। अगर आप 1952 की लोकसभा देख लें, तो 26% जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो 35 साल से कम आयु के थे। पर अगर हम अभी 2019 की लोकसभा देखते हैं, तो ये आंकड़ा महज 12% पे आ गया है। तो आप अगर देखेंगे, 88% हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सब 35-40 साल से ऊपर की आयु के हैं। तो जब चुनाव आते हैं, तब तो खूब जुमले और युवा युवा खूब बोला जाता है, पर आखिर में युवा की आवाज़ उठाने वाले वहाँ पे हमें पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ युवाओं को राजनीति में भी आगे आने की ज़रूरत है। और एक बहुत बड़ी समस्या है कि आज का युवा हमारा राजनीति में आने से डरता है। और मैं समझता हूँ वो जायज़ भी है, क्योंकि इतना मैन पावर, मनी पावर, इतना धन बल, बाहुबल का प्रयोग आज की राजनीति में हो गया है। और अधिकतर हम देखते हैं तो जो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से या बहुत पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से यही लोग राजनीति में आगे बढ़ पाते हैं। तो इस पे ही राजनीति में अधिक से अधिक फ्रेश युवाओं को लाने की ज़रूरत है। युवाओं जिनका एक अच्छा विजन हो, जो मेहनत कर सकें। अब मैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करूंगा आपसे कि आपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करी कि हमारे देश के पास भी बहुत है और उत्तराखंड के पास भी बहुत है, लेकिन रोज़गार की समस्या हमेशा बनी रहती है कि हम कहते हैं कि हमारी मार्केट में कैपिटल बहुत है, लेकिन उस कैपिटल को यूटिलाइज़ नहीं कर पाती है जनता भी नहीं और सरकार भी नहीं कर पाती है। तो आपकी पहाड़ों के रोज़गार के लिए कोई ऐसी विजन जो आप हमें बताना चाहेंगे? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी समस्या वही है कि युवाओं को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। अगर राजनीति में, मैं समझता हूँ समाज सेवा के लिए, जन सेवा के लिए राजनीति ही एक बहुत बढ़िया माध्यम है। और इसमें अगर और युवा आगे आएंगे, तो ज़रूर युवाओं के लिए आगे आके कुछ करेंगे। और जैसे आप, रोज़गार की हमारी इतनी बड़ी समस्या है, तो सरकार को इसे बहुत गंभीर रूप से लेना चाहिए। ये ही मैं समझता हूँ आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है। और वही हमारे युवा साथी, जब उनके पास कोई काम नहीं होता रोज, तो वो परेशान होके कभी नशे की ओर भागते हैं और इधर उधर क्राइम की ओर भागते हैं। तो इस पे सरकारों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वरुण प्रताप जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके आगे के राजनीति के प्लान क्या हैं, तो वो मैं जानना चाहूँगा। ये थोड़ा कठिन प्रश्न है और पूछना नहीं चाहिए मुझे वैसे, लेकिन उत्सुकतावश मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप एक युवा चेहरा हैं और मैंने बहुत कम युवाओं को देखा है राजनीति में। तो देखता हूँ मैं तो छात्र नेता के स्तर तक, उसके बाद हर कोई किसी न किसी तरफ भटक जाता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में टिके रहते हैं और उस कार्य को करते हैं। तो मैं आपका आगे का राजनीति का जो प्लान है वो जानना चाहता हूँ। राजनीति को मैं बस एक समाज सेवा का माध्यम समझता हूँ। मुझे तो ये शब्द ही पसंद नहीं है, बल्कि राजनीति, इसको तो खाली समाज सेवा होना चाहिए था। जैसे कि आपने पूछा कि आपका विजन क्या है, मैं फ़िलहाल कांग्रेस पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और उत्तराखंड प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी में प्रदेश महासचिव के पद पर भी कार्यरत हूँ। तो
हमारा यही प्रयास है कि आने वाले चुनाव में एक बेहतर सरकार आ सके, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ सके। और जैसा कि पहले भी उत्तराखंड में 2 बार कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, तो लोगों ने ये फ़र्क देखा है कि कांग्रेस के टाइम में कितना विकास कार्य होता है, जो कि अभी नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल जनता भी बदलाव चाहती है। और रही बात मेरा व्यक्तिगत, मैं कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा हूँ, पर फिलहाल मेरा ऐसे चुनाव उनाव का वैसे कुछ मैंने सोचा नहीं है। और भी कई लोग संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी जिसको भी आदेश देगी तो बिल्कुल हम उनका पूरा समर्थन करेंगे, और पार्टी हमें भी कहीं से आदेश देती है तो बिल्कुल मैं मैदान में ज़रूर कूदूंगा। वरुण प्रताप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिपक्ष संवाद से जुड़ने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनने का काम किया है, कि आप एक युवा एज में समाज सेवा में लगे हुए हैं, और ये हमारे समाज के लिए एक बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरुण प्रताप जी, जिन्होंने बाहर से पढ़ाई करी और उसके बाद अपने ही क्षेत्र में आके समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं, और उनकी शिक्षा और उनके युवा के जोश का असर उनकी बातों में भी दिखाई देता है, उनकी विजन में भी दिखाई देता है। और हमारे चैनल का सभी युवाओं से यही कहना है कि ये आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनने का काम करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिपक्ष संवाद को देखते रहिए।